को से जो चेंज, हम इसको बच्चे यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, बड़ी सिंपल से तरीके से, बाय चेंज द डायरेक्शन, बाय चेंज द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। इसको आप सर्कुलर मोशन में भी लेके आ सकते हो, आप कहीं पर भी लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज की शुरुआत सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट के साथ मेरे पास, और ये भी पता लग जाएगा आपने सर्कुलर मोशन कितने बढ़िया ढंग से समझा। ये अब मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। देखिएगा बॉडी का मास है mkg का, यहाँ पर मास है mkg, यहाँ पर भी मास क्या है mkg। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये वेलोसिटी है, ये बच्चे वेलोसिटी है। आपके पास स्पीड सेम है लेकिन क्या वेलोसिटी सेम है, लेकिन क्या वेलोसिटी सेम है, लेकिन क्या वेलोसिटी सेम है, नहीं सेम है। और क्यों नहीं सेम है बच्चा हमारे पास, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज है। ये अगर मेरे पास एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी, तो चेंज इन मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी बड़ी सिंपल सी बात है। हमने ये शायद से पहले मास आ गया इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और आप चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं तो किसके बराबर है, शाबाश बताओ, 2v sin of थीटा बाई 2, 2v sin of थीटा बाई 2। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट अगर मुझे पता है तो मेरे लिए ये 2 मिनट की बात है, नहीं पता है अरे यार क्या स्यापा क्वेश्चन गले में डाल दिया, कैसे बताए चेंज इन मोमेंटम। हर चीज जो हम पढ़ते हैं, हर चीज जो हमको समझाई जाती है वो आगे चलकर जुड़ती है, और ये शुरुआत बच्चे हमारे पास बड़े सिंपल से लॉजिक से होती है। आपका एक लॉजिक डेवलप होना चाहिए, लॉजिक यानी कि तर्क आपके पास होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तर्क होना चाहिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, रीजन होना चाहिए। और वो रीजन जब हमें पता लग जाता है तो हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चे पिछली बार से कंटिन्यूशन के अंदर आगे की चीज थी, अब हम चलते हैं इससे और आगे की तरफ और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या अंडरस्टैंड करते हैं और क्या अंडरस्टैंड नहीं करते ये धीरे धीरे पता लगेगा। हमने चेंज ऑफ मोमेंटम को निकाला, मैंने आपको दीवार वाली एग्जांपल भी दी कि एक ऑब्जेक्ट दीवार से टकराकर वापस आ रही है, कंपोनेंट्स बनाओगे जिससे चेंज इन मोमेंटम पता लगेगा। आज बच्चे मैं आपको लिक्विड के फ्लो के बारे में बताऊंगा, लिक्विड का चेंज ऑफ मोमेंटम। इस लिक्विड के चेंज ऑफ मोमेंटम को टीचर बहुत जगहों पर यूज करता है। ये ऐसे, यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक हार्ड सरफेस है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक हार्ड सरफेस है इस तरीके से, ये हमारे पास एक हार्ड सरफेस है इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे पास इस हार्ड सरफेस के ऊपर पानी की पाइप आ रही है और यहाँ से पानी टकराकर पीछे जा रहा है। ये देखिए, ये पानी की पाइप आई और ये बच्चा हमारे पास टकराकर पीछे चली गई। ये बच्चा हमारे पास पानी की पाइप आ रही है और टकराकर आपके पास पीछे की तरफ को जा रही है। यह पानी की पाइप आई और पानी बच्चे टकराकर पीछे की तरफ को चला गया। ये हमारे पास यहाँ पर पानी का फ्लो हो रहा है बच्चे आपके पास, समझिएगा। इसका एरिया हमारे पास A के बराबर है, यह आपके पास एरिया A के बराबर है। और एक और बात, यहाँ पर ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ हमारे पास एक एंगल थीटा बन रहा है, ये नॉर्मल पिछली बार की तरह। ये हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, और ये एंगल भी हमारे पास कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ से पानी हमारे पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। 2 मिनट रुकिएगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पर पानी जो है बच्चे वो आपके पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। 2 मिनट रुकिएगा बच्चे, 2 मिनट, बच्चों को यकीन भी आ जाएगा कि मैं प्रिंटिंग ही कर रहा हूँ। चलिए 2 मिनट रुकिएगा बच्चे, तो जस्ट इसको थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर ये पानी का फ्लो बच्चे हमारे पास आता है और टकराता है, बच्चे हमारे पास आता है और टकराकर बच्चे पीछे चला जाता है।
तो यहाँ पर हमारे पास अब टीचर बोलता है कि मोमेंटम में कितने का चेंज है। टीचर मुझे बोलता है मोमेंटम में कितने का चेंज है। ये मोमेंटम के अंदर आपके पास कितना चेंज आ गया। ये पानी आपके पास नीचे की तरफ को आ रहा है और हमारे पास यहाँ से ये ऊपर की तरफ को जा रहा है। ये आपके पास v है और ये भी हमारे पास यहाँ पर v है। अच्छा, अब करें कैसे। ये मेरे पास इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। यहाँ पर मोमेंटम के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, शाबाश बताओ। ये हमारे पास एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। दिस इज mv cos ऑफ थीटा, दिस इज mv sin ऑफ थीटा। यहाँ पर मोमेंटम के फिर दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये मेरे पास एंगल थीटा, दिस इज mv cos ऑफ थीटा, दिस इज mv sin ऑफ थीटा। एक mv cos ऑफ थीटा और दूसरा हमारे पास mv क्या आ जाएगा, sin ऑफ थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास हमें क्या चीज समझ में आता है, चेंज ऑफ द मोमेंटम। तो चेंज ऑफ द मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, जरा देखें। हमारे पास ये इनिशियल, अब आप थोड़ा दिमाग ही लगा लो बच्चे। यहाँ पर mv sin थीटा में कोई चेंज आया क्या, बताओ जरा मुझे। क्या mv sin थीटा में कोई चेंज आया, जरा बताओ। आंसर है नहीं आया, ना मैग्नीट्यूड में ना ही डायरेक्शन के अंदर। और यहाँ पर mv cos थीटा अगर पहले देखा जाए नीचे थी फिर ऊपर आ गई। मैग्नीट्यूड तो सेम रहा लेकिन क्या चीज चेंज होगी, डायरेक्शन। चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 2mv इंटू cos ऑफ थीटा। आगे मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। रीजन सिंपल सी बात है। यहाँ पर फाइनल मोमेंटम आपके पास किसके बराबर है, mv cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ हमारे पास यहाँ पर mv cos ऑफ थीटा। ये आपके पास फाइनल है माइनस ये आपके पास इनिशियल है। इसके साथ नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2mv इंटू cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी, मास। अब मास तो मुझे नहीं पता, और लिक्विड का मास कैसे निकालोगे। लिक्विड का मास आ जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इनटू आपके पास वेलोसिटी इनटू cos ऑफ थीटा। क्योंकि बच्चे आप बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश सब बच्चे बताएं। डेंसिटी मेरे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास किसके बराबर आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, यहाँ पर वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। सपोज इस पाइप की लेंथ मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है, L के बराबर है। तो हमारे पास जितना पानी इसके अंदर आ रहा है वो कैसे, एक सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ होता है, हाँ या ना, बिल्कुल। जहां पर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है, जो एरिया ये वाला जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम की जगह बताओ मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, शाबाश बताओ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू डेंसिटी रो किसकी, लिक्विड की, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v इनटू cos ऑफ थीटा। तो ऐसे लिक्विड का चेंज ऑफ मोमेंटम कितने के बराबर है, 2 इनटू रो इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी इनटू cos ऑफ थीटा। ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक। ये छोटा सा न्यूमेरिकल इतनी दूर तक जाएगा कि आपको अंदाजा नहीं, ये लास्ट चैप्टर तक जाएगा, लास्ट चैप्टर तक। बच्चे जिस बच्चे ने ये न्यूमेरिकल यहाँ कर लिया, लास्ट चैप्टर में वो बच्चा जाके बोलता है अच्छा ओके सर, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने पहली बार पढ़ा था। मैं बहुत सोच समझ के आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत सोच समझ के। यही क्वेश्चन आपको वर्क पावर एनर्जी में आएगा, और यही क्वेश्चन बच्चे आप देखेंगे तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है। तो प्लीज इस बात को दिमाग में रखना कि हमने इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना।
चले, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकते हैं। शाबाश जी, बोले, बोल बोल, शाबाश, वेरी गुड। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अगर कोई बच्चा आपकी आवाज सुन पा रहा है तो मुझे फटाफट आप अपनी क्वेरी भेज दीजिए। बोलो बच्चे, शाबाश। चलो, सो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा बच्चे, और इसमें अगर किसी और बच्चे को डाउट है तो वो बच्चा भी पूछ सकता है। शाबाश, किसी और बच्चे का डाउट है कोई? ये चेंज इन मोमेंटम का है ना? हाँ जी, यस, चेंज इन मोमेंटम। आपके पास ये इनिशियल मोमेंटम है जगजोत, mv cos थीटा, सॉरी फाइनल मोमेंटम है mv cos थीटा। पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि अपवर्ड है। माइनस इनिशियल मोमेंटम। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि जब ये लिक्विड अंदर एंटर किया तो mv cos थीटा नेगेटिव था, तब करके बच्चे हमारे पास ये नेगेटिव है। तो 2mv cos थीटा। प्रॉब्लम हमारे पास मास है, इस लिक्विड का मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, लिक्विड फैल जाता है, तो उसका मास कैसे देते हो आप? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये आपको भी पता है, लिक्विड का मास एक जगह पे नहीं रहता है, इस वजह से मास को कैसे निकाला? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। वॉल्यूम आपके पास क्या? इस पाइप का वॉल्यूम। ये पाइप एक सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल, तो एरिया इंटू लेंथ। तो हमारे पास वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी रो, वेलोसिटी v इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जगजोत? यस सर। ओके जी, चलिए जी। सो हमने ये वाली हर्डल भी क्रॉस कर ली। अब हम चलते हैं बच्चा आगे की तरफ और नई चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और आज हम यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझेंगे। आज हम डिस्क्राइब करते हैं बच्चे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the force acting the external, the force acting external and resultant, external and resultant, external and the resultant is equal to the force acting is आपके पास proportional to the, ये बच्चा हमारे पास proportional है, this is proportional to the rate of change of the linear momentum, rate of change of the linear momentum, rate of change of the linear momentum। ये बच्चा हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन and the force acts, और ये फोर्स बच्चा हमारे पास कहां पर एक्ट करेगी? along the direction of change of momentum, direction of the change of the momentum, change of the momentum, change of the momentum, the change of the momentum। और ये फोर्स बच्चा हमारे पास कहाँ की तरफ को एक्ट करती है? इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम। ये बच्चा हमारे पास फोर्स एक्ट करती है बच्चा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ द मोमेंटम। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर एक रेन ड्रॉप नीचे गिरती है, अगर एक रेन ड्रॉप नीचे गिरती है जगजोत, अगर एक रेन ड्रॉप नीचे गिरती है लड़के, बता इसका मोमेंटम कैसे चेंज होता है? ये नीचे की तरफ को इसका मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि पहले इसकी स्पीड अगर mu है तो बाद में इसकी स्पीड आपके पास क्या हो जाती है? बताओ बच्चे, m। और यहाँ पर इसका मोमेंटम इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और ये जो बढ़ रहा है मोमेंटम, ये नीचे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लग रही है? बताओ शाबाश मुझे। नीचे को।
Downward. एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास, यानी कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी बच्चा हमारे पास नीचे लगे, यानी कि मोमेंटम का जो चेंज आपके पास आता है वो उसी डायरेक्शन से प्रभावित होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको पूछता हूं, और वो है बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन। मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा मोमेंटम चेंज होना चाहिए? प्रोजेक्टाइल मोशन अगर मेरे पास हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बताओ कौन सी डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होना चाहिए? क्या Vertical. का मोमेंटम चेंज होता है? बिल्कुल भी नहीं, जीरो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगी वहां का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। यहां से आपकी नॉलेज जुड़नी स्टार्ट हो जाती है, आप बाकी बच्चों से बेहतर सीखना शुरू कर देते हो, सोचना शुरू कर देते हो। अब कई बच्चों को प्रोजेक्टाइल और भी बेहतर समझ में आता है, और क्यों बेहतर समझ में आता है? क्योंकि उनको धीरे धीरे पता लग जाता है, अच्छा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं थी और फोर्स नहीं थी, इस वजह से वहां का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ और वेलोसिटी कांस्टेंट रही, u cos थीटा। और बताओ, क्या आपके पास y डायरेक्शन का प्रोजेक्टाइल में मोमेंटम चेंज होता है? यस, इसका चेंज बच्चे कभी भी जीरो नहीं होता। और इसका रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि x डायरेक्शन में क्या लग रही है बच्चे? शाबाश बताओ, फोर्स ऑफ Gravity. या फोर्स ऑफ ग्रेविटी gravity. हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। ये वर्टिकल डायरेक्शन के मोमेंटम को पूरी तरह से क्या कर देगी? चेंज कर देगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज बच्चे हमें यहाँ पर समझ में आती है। मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर फोर्स F है। क्या बोलता है ये बोलता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। या फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर बोला जाए फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये 1 के बराबर हो जाएगा, एंड द चेंज इन द मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और k की वैल्यू 1 मानी जाती है। याद रखना बच्चे, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और वी कैन राइट डाउन द फोर्स, ये फोर्स एक्सटर्नल होनी चाहिए और नॉन जीरो रिजल्टेंट होना चाहिए, एंड दिस इज इक्वल टू मोमेंटम आपके पास फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन आपके पास टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जहां पर k बच्चे हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और वी कैन राइट डाउन द फोर्स इज एक्सटर्नल। ये बच्चे हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, दिस इज अ मोमेंटम फाइनल वेक्टर माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन मेरे पास टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। यानी कि फोर्स भी हमारे पास 3 तरीकों से आ सकती है। 1, आप मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज करो। 2, आप मोमेंटम की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करो। 3, आप मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करो। आप दोनों चेंज करोगे तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आएगी, तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आएगी, तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आएगी। प्लीज इस बात को दिमाग में रखना, आप क्वेश्चन को जब करने लगो तो इन चीजों को फोकस में करना, तो आपके क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। चलते अब आगे की तरफ। इसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं अगर आपसे बात की जाए तो इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या हो जाती हैं बच्चे? वी हैव केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्पेशल नाम क्या है बच्चा हमारे पास? न्यूटन। और ये बच्चा आपके पास कैपिटल एन, ये मेरे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है बच्चे। नेक्स्ट वन, इसकी एक और यूनिट होती है बच्चे डायन, अंग्रेजी वाली डायन, और ये बच्चा हमारे पास हिंदी वाली नहीं, अंग्रेजी वाली डायन, DYNE डायन। ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है बच्चे, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है।
और इनके बीच के कन्वर्जन क्या है बच्चे, याद रखना 10⁵ डायन is equal to 1 Newton, is equal to 1 Newton, is equal to 1 Newton। ये बच्चा हमारे पास यूनिट आ गया। नेक्स्ट वन, हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, जिसको हम बोलते हैं 1 kgf। 1 kgf अगर टीचर ग्रेविटेशनल यूनिट बोलता है तो ये 1 kgf का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। ये 1 kgf का मतलब होता है 1 kgf is 9.8 न्यूटन। जैसे कोई पर्सन बोल दे 10 kgf तो 98 न्यूटन हो जाए। अगर कोई टीचर बोले 100 kgf तो बच्चे 980 न्यूटन हो जाएगा ग्रेविटेशनल यूनिट। नेक्स्ट इज 1 ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स और ये बच्चे हमारे पास होती है 980 डायन। ये बच्चे 980 डायन, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है बच्चे। और ये आप तभी बोलोगे व्हेन आस्क्ड, जब इसके बारे में कोई टीचर तुमसे पूछेगा। नेक्स्ट वन, डायमेंशंस। हमारे पास इस फोर्स की डायमेंशंस किसके बराबर है, MLT-2। किसके बराबर है, MLT-2। हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चे बताओ, MLT-2। MLT-2। इसकी नेचर क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो आंसर है ये हमारे पास वेक्टर है। और वेक्टर है तो कैसा वेक्टर है, तो आंसर है ये मेरे पास एक पोलर वेक्टर है। ये सिस्टम को ट्रांसलेट करवा सकता है और रोटेट नहीं करवा सकता। ये ट्रांसलेट करवा सकता है और रोटेट नहीं करवा सकता। चलिए शाबाश, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अगर मेरे पास मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को दे दिया गया, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम 60 kg/s एंड आपके पास मोमेंटम फाइनल हो जाता है आपके पास यहाँ पर सपोज 80 kg/s इन टाइम, इन द टाइम। और कौन सा टाइम बच्चे आपके पास 4 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मुझे इस पार्टिकल के ऊपर क्या निकालनी है बच्चे, फोर्स निकालनी। जरा स्टार्ट करते हैं, तो बताओ फोर्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 80 - 60 अपॉन आपके पास 2, तो आपके पास 5 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। यहाँ पर बच्चे हमारे पास 5 न्यूटन की क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। नंबर 2 बच्चे हमारे पास, नंबर 2 हमारे पास कोई टीचर बोल रहा है कि एक बॉडी आपके पास सर्कुलर मोशन के अंदर आ गई, सर्कुलर मोशन के अंदर आ गई, फोकस करना। और ये सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास यहाँ से ऐसे चलेगी। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर बॉडी का मास आपके पास गिवन है, फोकस करना। ये बच्चे हमारे पास 2 kg का मास है और ये हमारे पास 10 मीटर/सेकंड से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। ये t = 0 से ट्रेवल किया और ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री, और ये मेरे पास यहाँ पर 2 kg का मास है। और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है 10 मीटर/सेकंड। टीचर बोलता है अगर ये बॉडी 5 सेकंड के अंदर यहाँ पहुंच गई है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। ये कर्व पे जा रही है बॉडी, तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पे जाने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, पर कर्व पे जाने के लिए है बच्चे, कर्व पे चलेगी। तो आपके पास फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, मास इनटू हमारे पास चेंज इन आपके पास वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सर्कुलर मोशन के अंदर 90 डिग्री से बॉडी रोटेट हो रही है, तो मास तो बच्चे हमारे पास 2 kg का। बताओ डेल्टा V कैसे आ जाएगा, 2 × V × साइन ऑफ थीटा अपॉन 2
एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो बताओ डेल्टा टी कितने के बराबर आ गया? 5 सेकंड के बराबर आ गया। जल्दी बोलो क्या आंसर आ जाएगा? 4। वी बच्चा हमारे पास यहाँ पे 10 है, ये आ जाएगा 10 साइन थीटा बाई 2। तो थीटा बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? 90। 90 बाई 2 कितना होता है? 45। तो साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन मेरे पास कितना आ गया? 5। ये कैंसिल होके ऊपर 8 आ जाएगा एंड दिस इज 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास √2। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 4√2 न्यूटन की फोर्स आ जाएगा। जी कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश। कोई डाउट है तो वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। वेरी गुड। अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो बोल पूछ। शाबाश बोलो। क्या बेटा? कोई बच्चा इसका बता के बताएगा बच्चे की क्या बोलना चाह रहे? बताइए। आपका नेटवर्क शायद से अनस्टेबल है बच्चे आज, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन पे लिख सकते हो बच्चे। आप स्क्रीन पे एनोटेट कर सकते हो। अगर आप लिखना चाहो आप स्क्रीन पे लिख सकते हो। आप अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख सकते हो, मैं यहाँ से मिटा दूंगा बाद में। शाबाश बोलो। आप अपनी क्वेरी अपना स्क्रीन के ऊपर बच्चे क्वेश्चन लिख सकते हो बच्चे। शाबाश। बेटा आप अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख सकते हो। बोलो बच्चे। बेटा आपका, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप तक आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर हमने क्या चीज देखी कि आपका जो फोर्स है बच्चे वो मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन दोनों से बच्चे आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आता है बच्चे? We know that the force is given by in the calculus। अब आपके पास यहाँ पर कैलकुलस आ जाएगा। इन द कैलकुलस, अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? इन द केस ऑफ द कैलकुलस, अगर कैलकुलस की बात की जाए हमारे पास तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है? कैलकुलस के कंडीशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है बच्चे कैलकुलस के केस के अंदर, क्या आपके पास द फोर्स इज गिवन बाय आपके पास यहाँ पर आ जाएगा dp अपॉन dt। जो फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? dp अपॉन dt, यानी कि डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी if the momentum of a body if the momentum of the body if the momentum of the body momentum of the body अगर मेरे पास यहाँ पर momentum of body है बच्चे is changing, अगर यह हमारे पास चेंज हो रही है, if the momentum of the body is changing, और यह हमारे पास कैसे चेंज हो रही है आपके पास? if the momentum of the body is changing by the relation, और यह कौन सा रिलेशन है हमारे पास? जरा ध्यान से देखना। by the relation P is equal to 3t का स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस ऑफ 9, 3t square minus of 2t plus of 9. Now find the force acting on the body. Find the force acting on the body. Find the force acting on the body
acting on the body at बच्चा हमारे पास यहाँ पर t is equal to 2 seconds. t is equal to हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है 2 seconds. We have to find the force acting on the body at t is equal to आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 2 seconds. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फोकस करते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर फोर्स निकालनी है, तो फोर्स आपके पास किसके बराबर है जरा बता दो, dp अपॉन dt। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो 3t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी बताओ 60 और यहाँ पर 2t की कितनी आ जाएगी -2 और मुझे 2 सेकंड पे निकालनी है, तो देयरफॉर the force at t is equal to 2 seconds. तो हमारे पास ये आ जाएगी 6 into 2 minus of 2 कितनी आ जाएगी बच्चा आपको 10 न्यूटन। तो मुश्किल चीज नहीं, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 10 न्यूटन के बराबर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी बच्चे 10 न्यूटन के बराबर। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, ये कैलकुलस वाली बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, हमारे पास ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पर अगर मोमेंटम फोकस करना, अगर हमारे पास हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं मोमेंटम वर्सेस टाइम, अब धीरे धीरे आपको इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। फोर्स आपके पास आती है विद द डिवीजन ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। इस वजह से अगर आप मोमेंटम वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ बनाते हैं dp अपॉन dt, और ये ग्राफ बच्चे अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, ये ग्राफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर आप ड्रॉ करते हो, तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको फोर्स के बारे में बताएगी। इस ग्राफ की जो हमारे पास स्लोप होगी वो स्लोप आपको किसके बारे में बताएगी, वो आपको फोर्स के बारे में बताएगी। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे आ गया, ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट मेरे पास आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, और यहाँ पर मेरे पास टाइम किसके बराबर है, ये आपके पास t1 के बराबर है, यहाँ पे टाइम मेरे पास किसके बराबर है t2 के बराबर है, यहाँ पर मोमेंटम मेरे पास p1 के बराबर है, और यहाँ पर मोमेंटम मेरे पास p2 के बराबर है, और यहाँ पर एंगल ये थीटा आ गया, तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन किसके बराबर है p2 माइनस p1 यानी कि चेंज ऑफ द मोमेंटम। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है t2 माइनस t1 यानी कि चेंज इन द टाइम। तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि इस ग्राफ की जो आपके पास स्लोप होगी वो मेरे पास होगी डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, और यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ, फोर्स के बराबर। तो ये चीज बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी बच्चे, फोर्स के बराबर आ जाएगी। ये चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी, आपके फोर्स के बराबर आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल क्वेश्चन आता है, और इस सैंपल क्वेश्चन को अगर मैंने कर लिया तो मतलब ये कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी आ गई। ये दो बॉडीज के लिए मोमेंटम का चेंज वर्सेस टाइम दिया गया, ये दो बॉडीज के लिए मेरे पास यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम दिया गया, बॉडी ए और यहाँ पर बच्चा हमारे पास बॉडी बी। एक बॉडी ए है बच्चा हमारे पास, और दूसरी बच्चा हमारे पास यहाँ पर बॉडी क्या है बच्चा आपके पास बी है, ये बॉडी बी है। एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। नाउ दिस इज द मोमेंटम पी एंड दिस इज द टाइम टी, ये टाइम टी है। ये एंगल मेरे पास यहाँ पर 30 डिग्री आ गया, और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। ये मेरे पास ए आ गया और ये मेरे पास बी आ गया। अब यहाँ पर फोर्स किस पे ज्यादा लग रही है, बी पे, क्योंकि स्लोप ज्यादा। ए पे बच्चे फोर्स कम लग रही है क्योंकि स्लोप हमारे पास कम है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप हमारे पास क्या है बच्चे
कम है। तो ए पे बच्चे हमारे पास फोर्स कम है, बी पे बच्चे हमारे पास ज्यादा। अब टीचर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कि किसकी फोर्स ज्यादा है, तो फोर्स ऑन दी बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ए, नंबर 1। नंबर 2, इन फोर्सेस के रेशो किसके बराबर है, इन फोर्सेस के रेशो किसके बराबर है हमारे पास, तो हमारे पास एफ बी अपॉन एफ ए, तो इसके रेशो किसके बराबर आ जाएगी, टेंजेंट। ऊपर वाले के लिए टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री और नीचे वाले के लिए टेंजेंट ऑफ मेरे पास कितनी आ जाएगी, 30। ऊपर वाले के लिए टेंजेंट ऑफ 60 और नीचे वाले के लिए टेंजेंट ऑफ 30। टेंजेंट 60 हमारे पास कितने के बराबर होता है, √3, और टेंजेंट 30 और 1/√3, तो √3 डिवाइडेड, तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3:1। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 3:1। कहने का मतलब हमारा जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कुछ इस तरीके से आपके पास वेरी कर रहा है। हमारा जो मोमेंटम है वो ऐसे वेरी करेगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसको आंसर बता सकते हो। चलते हैं आगे बच्चे। क्वेश्चन अब मेरे पास थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर ये एक ग्राफ बनाया गया एक ऑब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, आपको भी पता है कि जब वेलोसिटी आपके पास चेंज होती है तो आपके पास क्या होता है, हमारे पास हम पे मोमेंटम चेंज होता है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मोमेंटम आपके पास क्या रहता है बच्चे, वो आपके पास चेंज होने लग जाता है, तो फोर्स लगने लग जाती है। यहाँ पर मुझे कुछ एक चीजें बतानी है, वीटी का ग्राफ देख के। ओके, ये हमारे पास ग्राफ ऐसे है, फिर ग्राफ आपके पास ऐसे है, और फिर हमारे पास यहाँ पर ग्राफ ऐसे है, लास्ट ग्राफ ऐसे, ये ऐसे, ये हमारे पास वीटी का ग्राफ। अब मुझे बताना है कि आपके पास O से लेके A क्या कोई फोर्स लगी, और ये फोर्स लगी तो ये कैसी फोर्स थी, ये एक्सेलरेटिंग फोर्स, क्योंकि आपका मोमेंटम बढ़ने लग गया। हमारे पास A से लेके B के बीच में हमारे पास फोर्स किसके बराबर है, 0, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। और नेक्स्ट वन, आपके पास B से लेके C फोर्स आपके पास रिटार्डिंग है, क्योंकि आपका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, आपका मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से यहां पर हमारे पास ये फोर्स रिटार्डिंग की कैटेगरी में है। ये फोर्स हमारे पास किसकी कैटेगरी के अंदर आएगी, रिटार्डिंग की कैटेगरी के अंदर आएगी। चलते हैं आगे की तरफ। मेरे पास यहाँ पे टीचर एक और क्वेश्चन पूछता है, आपको बताना है कि कौन कौन सी जगहों के ऊपर फोर्स आपके पास लग रही है और वो कैसे लग रही है। लेकिन अब ये ग्राफ आपके पास है एक्स यानी कि पोजीशन वर्सेस टी यानी कि टाइम, एक्स वर्सेस टी यानी पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए। जरा स्टार्ट करें। ये हमारे पास ग्राफ पहले ऐसे बना, फिर हमारे पास ग्राफ ऐसे बना, और लास्ट ग्राफ मेरे पास ऐसे बना जी। अब मुझे यहाँ पर बताना है कहाँ पर और कैसी कैसी फोर्स आप पे काम कर रही है। अब एक बात देख, काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर ऐसा टेढ़ा ग्राफ हो पैराबोलिक, तो ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग का ग्राफ है, ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग का ग्राफ होता है। ये कौन सा ग्राफ होता है बच्चे बताओ, शाबाश, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर फोर्स कौन सी हो जाएगी, शाबाश बताओ, एक्सेलरेटिंग। और यहाँ पर बच्चे बताओ, अब आपके पास आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट तो यहाँ पर फोर्स क्या आगे बच्चे बताओ, शाबाश, 0। और ये वाला ग्राफ किसको शो करता है आपके पास, ये वाला ग्राफ किसको शो करता है आपके पास, बताओ शाबाश, आपके पास शो करता है वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ये ग्राफ हमारे पास हमें शो करता है वेलोसिटी डिक्रीजिंग, और क्योंकि ये वेलोसिटी डिक्रीजिंग का ग्राफ है तो आपके पास यहाँ पर फोर्स डिक्रीजिंग, मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स आनी चाहिए। ये आपके पास वेलोसिटी डिक्रीजिंग का ग्राफ है,
तो ये फोर्स आपके पास रिटार्डेशन होनी चाहिए। तो ये फोर्स हमारे पास रिटार्डेशन की होनी चाहिए, ये फोर्स रिटार्डिंग है। और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी आपके पास क्या है, शाबाश बताओ, डिक्रीजिंग है। ये वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमें समझ में आने लग जाता है ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। कब कब आपको टीचर कैसा क्वेश्चन पूछेगा इसका अंदाजा तो बच्चे आपको भी नहीं होता, लेकिन हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि अच्छा ये पॉसिबल वे हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के। इन तरीकों से टीचर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन तरीकों से टीचर आपको यहाँ पर ग्रिल कर सकता है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट हमारे को क्लियर हो जाने लग जाए। अब हम आगे की तरफ को चलते हैं और अब हम वेक्टर नोटेशन की बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना बच्चे, अगर मेरे पास मोमेंटम 3 डायमेंशनल है यानी कि पी एक्स आई कैप और मेरे पास पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप और तीनों मोमेंटम टाइम पे डिपेंडेंट है और चेंज हो रहे, तो बच्चे इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो फोर्स हमारे पास कैसे आएगी, dp x अपॉन dt, और ये आ गया आई कैप प्लस ऑफ मेरे पास dp y अपॉन dt और ये मेरे पास क्या आ गया j कैप प्लस ऑफ dp z अपॉन dt और ये मेरे पास क्या आ गया k कैप। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चे, जिसका मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन की फोर्स आएगी। जिसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा मैं उसकी फोर्स कैसे लेके आ सकता हूँ। इसका मतलब अगर ये तीनों मोमेंटम चेंज हो रहे हैं तो जिस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होगा आप बोलोगे उसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है। जिसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब उस डायरेक्शन की फोर्स नहीं लग रही है। सिंपल सा लॉजिक। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर अगर टीचर एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर यह कि मोमेंटम इज गिवन बाय we have 4t square I cap plus of 6t into j cap and plus of 14 into k cap। टीचर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, फाइंड फोर्स एट t is equal to 1 second। फाइंड द फोर्स एट t is equal to क्या बोल रहा हूं मैं, 1 second। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां पर मेरे पास x एक्सिस का मोमेंटम किसके बराबर है जरा बता दो, 4t स्क्वायर। तो बताओ x डायरेक्शन की फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, शाबाश बताओ, dp x अपॉन dt। जल्दी बता दो कितनी आ जाएगी, 8t। py आपके पास किसके बराबर है, 6t। तो अब बताओ यहां पर fy किसके बराबर है, dpy अपॉन dt। शाबाश बोलो ये कितने के बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। नेक्स्ट वन, मुझे बताओ z डायरेक्शन के अलोंग कितनी फोर्स लग जाएगी, सर Zero. जीरो, बिल्कुल जीरो। चलो मैं लिख देता हूँ dp z अपॉन dt इज नितिका, बिल्कुल सही सी। अब यहाँ पर जगजोत, नितिका और बाकी बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हमारे पास फोर्स किसके बराबर है। हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पर वो अब मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी आपके लिए 8t आई कैप और प्लस Plus of 6j cap। ये हमारे पास आ जाएगा। आपके पास 8t आई कैप प्लस ऑफ 6 जे कैप आ गया। और हम अगर यहाँ पर 1 सेकेंड की वैल्यू डाल देते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा, शाबाश बताओ, 8i cap plus 6j cap। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि टीचर अब आपको बोलेगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर। आपको भी पता है कि इसका आंसर कितने के बराबर है, 100 का रूट यानी 10 न्यूटन। अब यहाँ पर एंगल ऑफ द फोर्स विद हॉरिजॉन्टल, देखा वही वेक्टर चलेगा, एंगल ऑफ द फोर्स विद हॉरिजॉन्टल। अब जिस बच्चे को तो पता है वो 2 मिनट में करके बता देगा, जिसको नहीं पता अब चल रहा है अभी तक वो बोलेगा यार पता नहीं सर क्या करवाई जा रही, सर हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं और हमेशा कई बच्चे आंसर देते हैं, हमको देना नहीं आता
क्योंकि एंगल ऑफ द फोर्स विथ क्या निकालना, हॉरिजॉन्टल। बताओ शाबाश, कैसे निकालोगे? 6/8. 6/8। 8. क्या मुश्किल है? 6/8। और ये बच्चा हमारे पास 3/4. और 3/4 का मुझे पता है कितना हो जाता है, 37 डिग्री। और 5, तो ये एंगल आपके पास 37 डिग्री। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है? 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 37 डिग्री आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 37 डिग्री हो गया, काम खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन पूछती है। एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन पूछती है? एनसीईआरटी सेम क्वेश्चन पूछती है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस को पता है कितने पे ले जाती है? 90 डिग्री पे। सेम क्वेश्चन, यानी कि बोलेगी 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर एक्टिंग एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री पे कर रहे हैं तो क्या फर्क आएगा, मुझे बताओ? क्या आंसर में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आएगा। कैसे आएगा बच्चे? बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। क्यों बच्चे? क्योंकि 90 डिग्री पे भी वेक्टर एडिशन के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है। सारी चीजें बिल्कुल सेम है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन के साथ बढ़ते जाना और काम करते जाना। इंट्यूशन करते जाओ, काम होता जाएगा। इंट्यूशन करते जाओ, काम होता जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स होती है बच्चे, ये हमारे पास हमने क्या लिखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास अगर कांस्टेंट है तो m, मोमेंटम चेंज हुआ तो वेलोसिटी फाइनल, मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल अपॉन मेरे पास डेल्टा टी आ गया। मास बाहर आ गया तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जल्दी बोलो क्या होता है बच्चे? Acceleration. तो ये बच्चा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास मास इनटू क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। देयरफॉर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स F लग रही है तो हमारे पास यहाँ पर मास इनटू आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर है। ये तब है जब हमारे पास मास क्या है? कांस्टेंट है। जब मास हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? कांस्टेंट आ गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मेरे पास यहाँ पर फोर्स 3D में के अंदर है, यानी कि x की तरफ है, आपके पास y की तरफ है और z की तरफ है, तो x डायरेक्शन की फोर्स कहाँ की तरफ बच्चे आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी? बताओ बच्चे, आपके पास x की तरफ। y डायरेक्शन की फोर्स कहाँ की तरफ को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी बच्चे? शाबाश बताओ। यह बच्चे y की। और z की बच्चे हमारे पास फोर्स कहाँ की तरफ को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी? z की तरफ। ये बच्चा आपके पास रिवर्स नहीं हो सकता। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब ऐसा मत करना कि x डायरेक्शन की जो फोर्स है वो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, या z डायरेक्शन की फोर्स x और y के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। प्लीज इस बात को दिमाग में रखना, प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। x डायरेक्शन की फोर्स x की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, y डायरेक्शन की फोर्स y में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो सभी एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या आ जाएगी? सम आ जाएगी। अब देखते हैं, इसका मतलब एक और निकल कर आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? अगर बोला जाए तो आपके पास फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ गई? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। अब चलते चलो, v इज इक्वल टू किसके बराबर था जरा बताओ? u प्लस एट। तो अब उसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ? f अपॉन m इंटू। मेरे पास यहाँ पर अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2m इंटू एस। क्योंकि अब टीचर इसी चैप्टर में आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस भी पूछेगा कि ये रही फोर्स, ये रहा मास, ये रही इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड बता।
या फिर मेरे पास s इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ut प्लस ऑफ हाफ at का हाफ at स्क्वायर नहीं, हाफ इनटू कितने के बराबर है, शाबाश बताओ, f अपॉन t स्क्वायर। टी स्क्वायर। अब टीचर बच्चे आपको इतना ग्रिल करेगा, यहां से या तो आपको बहुत मजा आना शुरू होगा या आपके दिमाग के ऊपर एक बोझ पड़ना शुरू होगा। या तो बहुत मजा आएगा, अरे यार मजा आ गया, क्या यार हमने ना वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स निकाली, फिर उससे हमने मास का पता था, हमने एक्सेलरेशन निकाली, फिर हमने काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। या फिर अरे यार बहुत परेशानी है यार, क्वेश्चन में बहुत सोचना पड़ता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस लेवल पे सेट करोगे। मेरा काम आपको ये बताना है बेटा, अगर आपने काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन हैं। कोई भी ऐसी चीज है जो पिछले, तभी बोला जाता है फिजिक्स के अंदर अगर आप एक दिन भी छुट्टी करते हो बेटा, हो सकता है कि आप बाकी बच्चों के मुकाबले 3 दिन पीछे चले जाओ। फिजिक्स की क्लास तो बच्चे कभी एब्सेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर जो आज करवा रहा हूं मैं बेटा, मैं बहुत सोच समझ के करवाता हूं और वो चीज आगे चलकर जुड़ती है। और जब वो जुड़ती है बच्चे, तो बच्चा बोलता है कि सर वो ये समझ में नहीं आ रहा, भाई पिछली क्लास एब्सेंट हुई तो ये चीज समझ में नहीं आई। और बहुत फोकस होना पड़ता है। फिजिक्स सीखने वाला बच्चा, फिजिक्स जो बच्चा पढ़ता है वो बच्चा बाकी बच्चों से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है, वो ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है, बच्चा बहुत मेंटली स्ट्रांग होता है। उसको पता है कि कॉन्सेप्ट कहां से कहां की तरफ को जोड़ना, कॉन्सेप्ट कहां से कहां की तरफ को जोड़ना है उसको बहुत अच्छे से पता होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ पर फोर्स है 50 न्यूटन की, फोर्स है बच्चा हमारे पास 50 न्यूटन की, और मास है मेरे पास यहाँ पर आपके पास 5 kg का। बताओ एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो जाएगी, शाबाश बोलो, एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो जाएगी, शाबाश। ये हमारे पास आ जाएगी 50/5, ये मेरे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन याद रखना, इफ दिस बॉडी, अगर ये बॉडी, इफ दिस बॉडी, अगर ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दिस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर ये बॉडी रेस्ट से शुरू होती है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, calculate the distance traveled, calculate the distance traveled, calculate the distance traveled in the t is equal to 2 seconds, in the time t is equal to, बच्चा हमारे पास कितना आ गया 2 seconds, in the time t is equal to हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 2 seconds। If this body starts from the rest, calculate the distance traveled in t is equal to, आपके पास कितना बच्चे 2 seconds। स्टार्ट करें बच्चे, हमारे पास यहाँ पर s is equal to ut plus of, अब हाफ इंटू फोर्स अपॉन मास इंटू t का स्क्वायर आ जाएगा। डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड 0 है, ये 2 आ जाएगा, प्लस ऑफ हाफ, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन है, टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 20 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बच्चा हमारे पास 20 मीटर का डिस्टेंस क्या कर गया बच्चा, आपके पास ट्रेवल कर गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोर्स ऑफ, if the force of, अगर बच्चा हमारे पास है फोर्स, if the force of 3 Newton and 4 Newton acts on the body, acts on the body of mass 1 kg, of the mass 1 kg, calculate the acceleration produced, calculate the acceleration produced if the forces are, if the forces are inclined at the angle of 90 degree, at the angle of 90 degree। ओके सॉल्यूशन, जब एक से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगने लग जाए,
तो हमको यहां पर क्या निकालनी पड़ेगी, रिजल्टेंट फोर्स। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आ जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स अब इस बॉडी पे काम करेगा। जिस बॉडी का मास हमारे पास कितने के बराबर है, 1 kg के बराबर, जिसका मास हमारे पास 1 kg के बराबर है। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगी, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। जल्दी बोलो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ आपके पास कितना आ गया 25। रिजल्टिंग फोर्स 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 अपॉन मास है 1 kg। तो आपकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, 5 मीटर पर सेकेंड। आपकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास न्यूटन के सेकेंड लॉ की बच्चे पहली मीनिंग आती है। ये बच्चा हमारे पास इसका पहला मीनिंग आता है, जो कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। जब बॉडी के ऊपर आपके पास क्या लगती है, एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स जिसका रिजल्टेंट आपके पास कभी जीरो नहीं होता है, उसका एक नेट नॉन जीरो रिजल्टेंट होता है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ और चीजों को और बेहतर से अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट वन, ये बच्चा अब मेरे पास एक स्पेशल केस है। नाउ दिस इज द स्पेशल केस। ये स्पेशल केस है और इसको टाइम आने पे हम और बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ स्पेशल केस है और इस स्पेशल केस को बोला जाता है वेरिएबल मास प्रॉब्लम। वेरिएबल मास प्रॉब्लम। हमारे आसपास जितने भी रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट प्रपल्शन, यानी कि रॉकेट जो दिवाली वाला रॉकेट नहीं, जो सही वाला रॉकेट होता है जो कि ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च करता है, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो फोर्स का रीजन आपके पास एक अलग तरीके से आता है, उसमें मास चेंज होता है। क्या मैं इसको कर सकता हूं? बिल्कुल। आप एक कोको कोला की बोतल को लीजिए और आप उसमें पानी को भर के उसके ढक्कन को निकाल कर एकदम से उल्टा कर दीजिए। पानी जब जमीन पे नीचे की तरफ को जाता है तो बताओ बच्चे, हमारे पास उस केस के अंदर, उस पर्टिकुलर केस में वो बोतल को पकड़ना आपके लिए आसान होता है कि मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। यानी कि बच्चे, वो जो आपके पास कोको कोला की बोतल है जिसका ढक्कन बच्चे आपने ओपन कर दिया, आज आप घर के करके देखिएगा, ये आपने कोका कोला की बोतल ली बच्चे और आपने इसमें पूरा का पूरा पानी भर के, आपने पूरा का पूरा इसको ऊपर तक पानी से भर देना, पूरा का पूरा ऊपर तक बिल्कुल, और पानी भर के बच्चे एकदम से इसको उल्टा कर देना और यहां से बच्चे पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब यहां से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है तो आप ये देखते हैं बच्चे कि ये पानी की बोतल पे ऊपर की तरफ को जर्क लगने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी ऑब्जर्व किया आपने? कभी ऑब्जर्व किया आपने कि ये ऊपर की तरफ जाना चाहती है, जर्क लगता है इस पे एकदम, आपको बहुत दिक्कत होती है इसको पकड़ने में, आपको लगता है ये बोतल आपके हाथ से छूट जाएगी। एक और चीज, दूसरा बच्चे, आप कभी बच्चे आपके घर में अगर पानी की पाइप हो बच्चे, वाटर पाइप हो बच्चे बहुत लंबी, और वो वाटर पाइप जैसे ही बच्चे आप पानी की सप्लाई ऑन करते हो, जो सप्लाई पानी के आपके पास हो जाती है, घर के अंदर देखा होगा, ये पानी की पाइप बच्चे हमारे पास ऐसे आप टेढ़ी मेढ़ी रख दीजिए, ऐसा बच्चे आप टेढ़ा मेढ़ा रख दीजिए ऐसे। और बच्चे मुझे एक बात बताओ, जैसे पानी आप ऑन करते हो इसमें से पानी निकलना शुरू होता है तो ये पानी की पाइप ऐसे रहती है कि हिलने लग जाती है बच्चे, मूव करने लग जाती है? बताओ, शाबाश। कभी ऑब्जर्व किया आपने? हाँ बोलो। हिलने लग जाती है, ये हिलने लग जाते हैं और कई बार होता है बच्चे इसको पकड़ना पड़ता है, ये अपने आप लेफ्ट राइट मूव करने लग जाते हैं। आप पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हो, पेट्रोल पंप के ऊपर बच्चे जैसे ही वो बच्चा हमारे पास क्या करता है, पेट्रोल वाली पाइप को
ऑन करता है तो पेट्रोल की जो पाइप होती है, आप अगर ऑब्जर्व करें तो वो भी हिलती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें भी जर्क लगने शुरू हो जाते हैं। कभी ऑब्जर्व किया आपने बच्चे कि उसमें जर्क लगते हैं? पेट्रोल पंप की जो पाइप होती है, बिल्कुल उसमें भी होता है। ये नहीं बच्चों, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, कभी आपने देखा होगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी जो पानी का पाइप होती है, जो पानी की पाइप होती है बच्चे, उसको होल्ड करना पड़ता है। अगर आप उसको होल्ड ना करो बच्चे, तो वो पाइप भी बच्चे इधर उधर, और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि कई बार जो अकेला पर्सन पानी की पाइप को उठाता है बच्चे, उसको भी धक्के लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब वेरिएबल मास और स्पेशल केस है। इसमें मोमेंटम एक बड़े खास तरीके से चेंज होता है। इसमें बच्चे हमारे पास dp अपॉन dt, लेकिन मेरे बच्चे राजे यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और आपका क्या चेंज होने लग जाता है? मास। जैसे जब रॉकेट हवा में ऊपर की तरफ को जाता है, जब रॉकेट हवा में ऊपर की तरफ को जाता है तो उसका फ्यूल चेंज होने लग जाता है, उसका फ्यूल बढ़ने लग जाता है कि कम होने लग जाता है कि सेम रहता है? तो आंसर है डिक्रीज। जैसे जैसे उसके अंदर, आप देखना बच्चे पानी की इस वाले को केस को देखना, जैसे जैसे इसमें से पानी नीचे गिरता जाएगा, आपको इसको बड़ा दिक्कत आती है इस पानी की इसको होल्ड करने में। आप इसको अगर होल्ड करना चाहते हो अपने हाथ से तो बहुत दिक्कत होती है आपको इस पानी की बोतल को होल्ड करने में, क्योंकि इसमें से जो मास है वो लगातार बच्चे आपके पास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर क्या कांस्टेंट। इसको हम वेरिएबल मास की प्रॉब्लम बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द वेरिएबल मास प्रॉब्लम। ठीक, चलिए कल हम यहीं से शुरू करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ के आइएगा। मैं थोड़ी देर तक बच्चे इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बाय बाय।